व्यापार चक्र के नियंत्रण के उपाय। व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव को ही कहते हैं, मतलब कभी मंदी कभी तेजी, ये अक्सर बना रहता है, इसी को ही व्यापार चक्र कहते हैं। तो ना तो बहुत तेजी ही हमारे लिए उपयुक्त है और ना बहुत मंदी ही उपयुक्त है, क्योंकि जब बहुत मंदी हो जाएगी तो इतना सस्ती, इतनी मंदी कि शायद कोई काम ही नहीं चले, यानी विकास अवरुद्ध हो जाता है। और कभी महंगाई इतनी तेज हो जाती है कि हम वो उससे सामान, अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीद ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए इसको रोकना, इसको नियंत्रित करना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलो अब इसको पढ़ते हैं। देखो, व्यापार चक्र के नियंत्रण के प्रमुख 2 उपाय बताए गए। पहला क्या है? प्रतिबंधात्मक उपाय, और दूसरा निवारणात्मक उपाय। प्रतिबंधात्मक उपाय का मतलब है कि जो हम अपने अनुसार प्रतिबंधित कर सकते हैं, यानी जिसको हम खुद कवर कर सकते हैं, जिस पे हमारा एक तरह से अधिकार हो सकता है, हम उसको खुद कर सकते हैं, यानी उसमें हम थोड़ा सा प्रयास करके हम ये व्यापार चक्र को रोक सकते हैं। तो वो होता है प्रतिबंधात्मक उपाय। और निवारणात्मक उपाय क्या है? निवारण का मतलब होता है कि जो हो चुका है अब हम उससे निजात पाने के लिए इलाज करें, उससे निजात पा जाएं। यानी एक तरह से समझ लो जैसे मरीज का इलाज करना, वैसा ही है ये निवारणात्मक उपाय। ये क्या है? प्रतिबंधात्मक क्या है कि वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। यानी अगर हम व्यक्ति के बीमार होने की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति बीमार ही ना होने पाए, और यहाँ पे अगर बीमार हो चुका है तो उसको हम किस तरह से ठीक करें, है ना। तो ये है। यहाँ पर ये मान लो कि जैसे मान लो अर्थव्यवस्था में मंदी है या तेजी है, अगर हो चुका है और प्रतिबंधात्मक नहीं, अभी हुआ नहीं है, तब हम इससे निपटते हैं। और अगर मंदी आ चुकी है या तेजी आ चुकी है, तब हम निवारणात्मक उपाय का प्रयोग करते हैं। तो कैसे? देखो, इसमें क्या है, जैसे प्रतिबंधात्मक उपाय हम पहले से ही अपना तैयार बैठे रहे कि हम आने ही ना पाए वो स्थिति, तो उसके लिए प्राकृतिक निर्भरता में कमी करके, हमारी ज़्यादातर निर्भरता प्रकृति में है ना। कृषि हमारी किस पर आधारित है? मानसून पर है। अगर बारिश हुई तो खेती अच्छी हुई, और अगर बारिश नहीं हुई तो खेती बेकार हो गई। तो हम पहले ही आप व्यवस्था न कर लें कि बारिश हो या ना हो, लेकिन सिंचाई हमारी नहीं रुकेगी, सिंचाई हमारी होगी, और सिंचाई होगी तो फसल होगी, ठीक। यानी हम मंदी से उभर नहीं जाएंगे। और आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि करके। आयात क्या होता है? आयात का मतलब होता है कि जब हम कोई सामान बाहर से मंगाते हैं, यानी किसी दूसरे देश से, तो अब हम उसको आयात कहते हैं। और जब हम अपने देश का सामान दूसरे देश को बेचते हैं तो वो निर्यात कहलाता है। तो आयात जब करते हैं तो हमारे देश का पैसा दूसरे देशों में जाता है, और जब हम निर्यात करते हैं तो दूसरे देशों का पैसा हमारे यहाँ आता है। तो जो दूसरे देशों का पैसा हमारे यहाँ आएगा तो हमारी समृद्धि होगी, हम विकास की तरफ बढ़ेंगे। और हमारा पैसा दूसरे देश को जाएगा तो हमें गरीबी देखनी पड़ सकती है ना, यानी हमारी वृद्धि में रुकावट आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आयात में कमी करनी चाहिए, मतलब हम दूसरे देशों का सामान अपने यहाँ कम मंगाएं, और निर्यात में वृद्धि करनी चाहिए, यानी अपना सामान दूसरे देशों को ज़्यादा बेचना चाहिए। राष्ट्रीय उत्पादन एवं उपभोग में सामंजस्य करके। राष्ट्रीय उत्पादन एवं उपभोग, जैसे जो उत्पादन क्या है? जो देश का एक उत्पादन है। उत्पादन जो कोई भी उत्पादन हम करते हैं, और उपभोग का मतलब है जो हम यूज़ करते हैं। मान लो 10 क्विंटल गेहूँ हमने उत्पादित किया और 10 क्विंटल खा गए, 10 क्विंटल खा गए, या मान लो हम 11 क्विंटल खाने लगे, तब फिर तो प्रॉब्लम है ना। तो हम विकास कहाँ से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मंदी आ जाएगी, मंदी आएगी तो विकास नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है? कुछ इस तरह से कुछ इसमें बचत भी करें, और अगर बचत नहीं कर पा रहे तो सामंजस्य तो ज़रूर बनाएं, यानी 10 क्विंटल उत्पादन हो रहा है तो 10 से ज़्यादा हम यूज़ ना करें, ना खाएं, ठीक। तो सामंजस्य बना के रखें, और सट्टेबाजी या काला धन पर रोक लगा
सट्टेबाजी जुआ है ना, जुआ में हम सब कुछ हार जाते हैं, और जो सट्टेबाजी में हार गया वो किसी काम का नहीं रहता। तो इसलिए सट्टेबाजी को बंद किया जाए, और जो देश का काला धन विदेशों में पड़ा हुआ है या विदेशों को जाता है उसको रोक लगाया जाए, प्रतिबंधित किया जाए, किसी भी तरीके से अपने देश का पैसा दूसरे देश में ना जाने पाए। तो ये तो हो गए हमारे प्रतिबंधात्मक, यानी हम पहले ही इंतजाम कर लें। फिर निवारणात्मक उपाय, अगर मान लो हो ही गया है तब क्या करें? अगर हो गया तो उसमें हम मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, भौतिक नियंत्रण, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति हम लोग सेकंड पेपर में पढ़ेंगे भी। तो मौद्रिक नीति, बैंक दर नीति, बैंक जानते हो? हाँ, इतना तो पता है कि बैंक हमारा पैसा अपने पास रखता है ना, बैंक हमें ब्याज पर पैसे भी देता है, ये भी पता है। लेकिन आरबीआई से उसका क्या संबंध है? आरबीआई क्या है? नहीं पता। पापा होते घर में, पापा के 2 लड़के हैं, मान लेते हैं दोनों पैसे कमा रहे हैं, लेकिन बिना पापा की इजाज़त के खर्च कर पाते हैं? नहीं कर पाते। वैसे ही आरबीआई है, जितनी बैंकें हैं उन सबका पापा है, ठीक है। हाँ, तो बैंक जो रिजर्व बैंक है वो केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों पे नियंत्रण रखता है, ठीक है, इतना याद रहेगा। तो वो जो बैंक, जो आरबीआई होता है, वो उसका बैंकों से लेन देन भी चलता है और नियंत्रण भी लगाता है, और जो लेन देन होता है वो कुल मिलाकर नियंत्रण ही है। तो बैंक दर नीति क्या है कि जो आरबीआई होता है वो बैंकों से पैसा, बैंकों का अपने पास पैसा रखता है, बैंकों का पैसा अपने पास रखता है। तो अगर अपने पास वो रखता है तो उस पर बैंकों को कुछ ब्याज भी देता है, ठीक है। और ये जो बैंक दर है, जिस दर पर बैंक आरबीआई बैंकों से अपने पास पैसा लेता है या उधार लेता है, जिस दर पे, वही है बैंक दर, ठीक है। बैंक दर, आरबीआई जिस दर पर बैंकों से अपने पास पैसा उधार लेता है वो क्या है? बैंक दर है। तो बैंक दर, अब अगर मान लो कि उसको अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा हो गया है, अगर पैसा अर्थव्यवस्था में खूब है तो हर सामान सस्ता मिलेगा और महंगा मिलेगा, हर सामान महंगा मिलेगा, पैसा हमारे लिए सस्ता हो जाएगा। पैसा ज़्यादा होगा तो सस्ता हो जाएगा ना, तो सामान महंगा मिलने लगेगा। वही चीज़ जो हमें 2 रुपये में मिल रही थी अब वो हमें 20 में मिलेगी। तो क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई कहेगा कि भाई साहब, हम आपको जो पैसा आपके पास है हम उस पर ब्याज ज़्यादा देंगे, आप हमारे पास रख दो। तो बैंक जो हैं वो हमें पैसा ना दे करके आरबीआई के पास रख देंगे। अब हमारे पास जो पैसा था अब वो कम हो गया, मतलब कि जो थोड़ा सा महंगाई थी अब थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो अब उसके बाद खुले बाज़ार की क्रियाएं भी हैं। खुले बाज़ार की क्रियाएं वो होती हैं जिसमें जो आरबीआई के पास जो विभिन्न रूपों में मुद्रा होती है उसका क्रय विक्रय होता है। जैसे बॉन्ड हो गया, इसका क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। तो उसमें जो है, अगर जो आरबीआई उसको ज़्यादा दर पे ले रहा है, जो वो सामान का मतलब जैसे मान लो बॉन्ड है, अगर वो बॉन्ड को ज़्यादा कीमत पे खरीद रहा है तो बैंकें जो हैं आरबीआई को बेच देंगे, और जब आरबीआई के पास हो जाएगा यानी हमारे पास पैसा कम हो गया, तो यानी अर्थव्यवस्था में हमारे पास मतलब जनता के पास, और जनता से ही पैसा अर्थव्यवस्था में आता है। तो जनता के पास पैसा कम हो गया यानी पैसे की कीमत बढ़ गई, और जब पैसे की कीमत बढ़ गई तो वस्तुओं की कीमत कम होगी। इससे पैसा बाजार में कम आएगा तो जो है अर्थव्यवस्था हमारी थोड़ी सी सुधार में आएगी। और कोषानुपात परिवर्तन, जैसे आरबीआई कुछ पैसा बैंकों का अपने पास रखता है, और जैसे मान लो पहले 500 रख रहा था, अब कह रहा है कि 1000 रखो,
अब कह रहा है 1000 रखो, तो रखना पड़ेगा ना। और जब रख देगा तो अब बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा। बैंकों के पास पैसा कम होगा तो वो हमें ऋण कम देंगे, यानी हमारे पास पैसा कम हो जाएगा। हमारे पास पैसा कम हो गया यानी कि सस्ती का ज़माना आ गया, यानी अब मुद्रा महंगा हो गई, मुद्रा महंगी हो गई, यानी पैसा महंगा हो गया और वस्तुएं अब थोड़ी सी सस्ती होंगी। इतना जान लो, अगर वस्तुएं महंगी हुई तो मुद्रा सस्ती हुई, और मुद्रा महंगी हुई तो वस्तुएं सस्ती हुई। अब चयनित साख नियंत्रण। साख नियंत्रण, जैसे साख नियंत्रण का मतलब है, जो साख का मतलब है बैंकें जो है ऋण देती हैं, बैंकें ऋण जो देती हैं उसी को साख बोलते हैं। तो साख को नियंत्रित कर लिया, किसने किया? ये सारा का सारा काम आरबीआई करेगा। जो आरबीआई है उसने साख को नियंत्रित कर दिया। अब आप ज़्यादा साख का विस्तार नहीं कर पाएंगे, यानी ज़्यादा ऋण नहीं दे पाएंगे, और ज़्यादा ऋण नहीं दे पाएंगे तो फिर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी हो जाएगी, और मुद्रा की कमी हो गई तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी, है ना। मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा और वस्तुओं का मूल्य कम हो जाएगा। और साथ राशनिंग। राशनिंग तो जानते हो ना, राशन जानते हो। राशन का मतलब होता है कोटा, कोटा निर्धारित कर देता है। और कोटा निर्धारित करने का मतलब है कि आपको 5 किलो 10 किलो वही मिलेगा, निश्चित उतना मिलेगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा। वैसा ही साख राशनिंग हो जाती है, मतलब हर बैंक को आरबीआई निर्धारित कर देता है कि आप इतने के अंदर रह कर के ही आप ऋण दे पाएंगे, इससे ज़्यादा आप ऋण नहीं देंगे। ठीक है, यानी कोटा निर्धारित कर दिया। आप अगर 5 करोड़ का दे पा रहे हैं तो 5 करोड़ से ज़्यादा का आप ऋण नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या है? राजकोषीय नीति जैसे कर नीति, ये अर्थव्यवस्था की नीति होती है, ये सरकार करती है। कौन करता है? सरकार करता है। इसको कौन करता है? मौद्रिक नीति आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, और इसको सरकार करती है। सरकार क्या करती है? कर नीति लागू करती है। अगर अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा हो गया है, यानी वस्तुएं महंगी हो गई हैं, तो सरकार क्या करेगी? टैक्स ज़्यादा कर देगी। टैक्स ज़्यादा लगा देगी तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, लोग क्या करेंगे? सरकार के पास पैसा ज़्यादा जमा करेंगे, है ना। लोगों के पास, लोगों टैक्स ज़्यादा लगा देगा ना। मान लो जो पार्ले जी 2 रुपये का आ रहा है, 2-3 रुपये का आने लगे, तो अब हम पार्ले कम खरीदेंगे, या खरीदेंगे तो हमारा पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है ना, वो पैसा सरकार के पास ज़्यादा चला जाएगा, तो हमारे पास पैसा कम हो गया, तो फिर धीरे धीरे वस्तुएं भी सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, और व्यय नीति, और इसी कर को अगर उसने कम लगा दिया तो हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो वो वस्तुएं क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी, है ना। और व्यय नीति, व्यय नीति सरकार जो है आय और व्यय को कम करते। व्यय कहाँ करती है सरकार? जो कल्याणकारी योजनाएं, जैसे अभी राशन पे खर्च कर रहे हैं, राशन का खर्च कम कर दे, रोड ना बनवाए, पेड़ न लगवाए, जो सड़कों पे पेड़ लगवा रहे हैं ना लगवाए, यानी व्यय नीति में परिवर्तन कर दे। और व्यय कम करेगा तो हमारे पास पैसा कम आएगा, और व्यय ज़्यादा करेगा तो हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा। ठीक है, और उसके बाद ऋण नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, इसको हम सार्वजनिक कर नीति, सार्वजनिक व्यय नीति, सार्वजनिक ऋण नीति। अब सरकार कभी कभी ऋण भी लेता है। ऋण कैसे लेता है? जनता से भी लेता है, बाजार से भी लेता है, और विदेशों से भी लेता है, आरबीआई से भी लेता है ना। तो सरकार विदेशों से ऋण लेना शुरू कर देती है। अगर अर्थव्यवस्था उसको लगता है कि पैसों की कमी है तो सरकार विदेशों से ऋण लेने लगती है, और ऋण ले लेगी तो पैसा हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ज़्यादा हो जाएगा यानी कि वस्तुएं जो हैं महंगी हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, तेजी की अवस्था है। और फिर पैसा जब कम हो जाएगा, यानी ऋण ना ले, तो हमारे पास पैसों की कमी हो जाएगी और वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, यानी मंदी की अवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं सबको कंट्रोल करना ही क्या है?
व्यापार चक्र का नियंत्रण है। अब इसको भी देख लो, भौतिक नियंत्रण, राशनिंग मैंने बता ही दिया। और कीमत में स्थिरता कर दे, कीमत ना घटे ना बढ़े, स्थिर हो जाए। और मूल्य स्तर, कीमत स्तर में समानता हो जाए, जो मूल्य स्तर है वो लगभग समान ही रहे, ना बढ़े ना घटे। तो इससे जो है हम व्यापार चक्रों का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।